गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की। आज हम बात करते हैं जूल थॉमसन गुणांक या जूल थॉमसन स्थिरांक के बारे में। देखिए, जूल थॉमसन गुणांक की जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले हमने जूल थॉमसन गुणांक के लिए या जूल जो गुणांक है उसके हमने प्रयोग वगैरह सब स्पष्ट किए थे। प्रयोग के द्वारा हमने ये निर्धारित किया था कि वास्तविक गैस के रुद्धोष्म प्रसार होने पर जो तंत्र की एंथैल्पी होती है वो स्थिर रहती है, यानी कि डेल एच इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जूल थॉमसन स्थिरांक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है तंत्र की। तो किसी भी तंत्र की एंथैल्पी जो होती है, यानी कि डेल एच जो जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं जूल थॉमसन या जूल नियम के अंदर, जूल थॉमसन प्रयोग के अंदर, तो जब हम बात करते हैं इसकी तो किसी भी तंत्र की एंथैल्पी ताप व दाब का फलन होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास में जो डेल एच है, यानी कि एच जो है वो हमारा केवल किसका है, ताप और दाब, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का फलन होता है, ताप और दाब का फलन होता है। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जिसको हमने डिनोटेड किया है। जब हम बात करते हैं कि ताप में कमी को हम डिनोटेड करते हैं डेल टी से, और दाब में जो कमी आ रही है उसको डिनोटेड करते हैं डेल पी से। तो एंथैल्पी में भी जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन स्थिरांक के अंदर जो भी होने वाले चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक फलन आ रहा है कि एंथैल्पी जो होती है वो ताप और दाब का ही फलन होती है, यानी कि ताप और दाब के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का अवकलन करते हैं, इक्वेशन 1 का अवकलन करते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही है या हमारे पास में जो डेरिवेशंस आ रही है उस तरीके से आती है। डेल एच सिंपल सी चीज है हमारे पास में, डेल एच इज इक्वल टू, पहले हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अवकलन करना है, फिर हमें प्रेशर के अकॉर्डिंग अवकलन। जब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अवकलन करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, और प्रेशर का अवकलन करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। इट मीन्स हमारे पास में डेल एच अपॉन डेल टी, अगर हमने नीचे टी का अवकलन किया है तो हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा डी टी, प्लस डेल एच अपॉन डेल पी हमने रखा है तो यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में ऑलरेडी डेल पी या डी पी जिसको हम बोल सकते हैं। ये हमारे पास में इक्वेशन आ रही है। चूंकि हमें पता है कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता जो होती है वो Cp होती है, तो ये Cp की वैल्यूज होती है जिसमें एंथैल्पी में चेंजेस जो होते हैं वो ताप के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सारी जो हमने, तो Cp dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट T dp हमारे पास में एज इट इज आ रही है। ये हमारे पास में एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में यहाँ पे क्लियर होती है। ठीक है, दूसरी जब हम बात करते हैं कि रुद्धोष्म प्रसार जो होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है तो वहाँ पे डेल एच इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब डेल एच इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास में जो रिएक्शंस आ रही है वो क्या हो जाएगी, Cp dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट T dp, ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर हमारी 4, यहाँ तक की बात हमने कर ली है। हम बात करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों को अलग अलग करते हैं, एक को 0 की साइड में ले जाते हैं, एक को इधर रखते हैं। तो हमारे पास में देखिए जिसको हम 0 की साइड में लेके जाएंगे वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Cp dt इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट T और dp, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक की बात जब हम कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में ये चीज़ आ गई। अब dp को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास में जब इंटरचेंज जब हम करते हैं तो हमारे पास में देखिए कुछ चेंजेस इस तरीके से आते हैं। हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं वो है Cp dt ऑलरेडी है वहाँ पे, dp इधर की साइड में क्या है, ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ है तो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dp। जब dt और dp होते हैं तो स्मॉल h या हमारा जो h होता है एंथैल्पी में चेंजेस क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, इक्वल टू माइनस डेल h अपॉन डेल p कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे इक्वेशन के अंदर चेंजेस होते हैं, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे Cp को हम जब इधर की तरफ लेके जाते हैं तो डेल T अपॉन डेल P कांस्टेंट H इज इक्वल टू 1 अपॉन Cp माइनस के डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर। ये होगी इक्वेशन नंबर 7।
ये जो इक्वेशन नंबर 7 आई है हमारी, यही सारा ओवरऑल रिजल्ट शो कर देती है, क्योंकि हमारे पास में जो हम जूल थॉमसन स्थिरांक होते हैं वो बोलते हैं म्यू जेटी को, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू जेटी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास में म्यू जेटी इक्वल टू क्या हो गया, डेल टी अपॉन डेल पी और h, ये तो हो गया म्यू जेटी जिसके लिए म्यू जेटी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है, म्यू जेटी इक्वल टू 1 अपॉन सी पी डेल h अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है इक्वेशन नंबर 8। और ये जो इक्वेशन आ रही है ये है हमारी जूल थॉमसन गुणांक या स्थिरांक, ठीक है। ये म्यू जेटी की वैल्यू आ रही है। जब हम आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक डिनोटेड करते हैं तब हमारे पास में यही इक्वेशन काम आती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली सबको पता रहता है कि आदर्श गैस के लिए जो जूल थॉमसन गुणांक जो होते हैं वो जूल थॉमसन गुणांक जो होते हैं वो शून्य, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, शून्य होती है। तो देखिए सबसे पहले जब हम जूल थॉमसन गुणांक की बात करते हैं आदर्श गैस के लिए जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वो म्यू जेटी वाला है। म्यू जेटी इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये फॉर्मूला हमारे सबसे पहले काम में आने वाला है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर हम पूरी डेरिवेशन शो करते हैं। देखिए जूल थॉमसन जो गुणांक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, या जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके लिए हम दो कंडीशंस लगाते हैं, एक आदर्श गैस के लिए और दूसरी होती है वास्तविक गैस के लिए। तो हम बात कर रहे हैं आदर्श गैस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आदर्श गैस के नाम आते सबको एक फॉर्मूला जल्दी से याद आ जाता है, PV बराबर NRT। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो एंथैल्पी होती है H जो होता है वो E प्लस PV का मान होता है। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है। ये जो एंथैल्पी है हमारे पास में वो H बराबर E प्लस PV होता है। तो H का मान समीकरण 1 में रखने पर म्यू जेटी एज इट इज वैसे का वैसा रहेगा, -1 अपॉन सी पी डेल क्या है हमारे पास में E प्लस PV अपॉन डेल P और कांस्टेंट टेम्परेचर एज इट इज वैसे का वैसा रहेगा। ये डेरिवेशन हमारे पास में सोल्व हो गई है। अब हमारे पास में जो अंदर दो वैल्यूज़ हैं उन दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग म्यू जेटी करते हैं। -1 अपॉन सी पी डेल E अपॉन डेल P, इसके लिए भी कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहेगा, प्लस डेल PV अपॉन डेल P, इसके लिए भी कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहेगा। ये हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई हैं ये वाली, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास में ये वैल्यूज़ आती हैं हम क्या करते हैं कि ये जो है वैल्यू है वो म्यू जेटी की है। तो इस समीकरण यानी कि इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में, तो इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड साइड में dv से मल्टीप्लाई एंड यानी कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमारे पास में वो आ रही है वो क्या आ जाएगी, म्यू जेटी इक्वल टू 1 अपॉन सी पी डेल E अपॉन डेल V, कांस्टेंट है इसके अंदर। देखो डेल E अपॉन डेल V कांस्टेंट है तब भी टेम्परेचर, और डेल V अपॉन डेल P हमने लिया है तब भी टेम्परेचर। ये तो ये वैल्यू हो गई, प्लस डेल PV अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास में दूसरी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब जो हमारे पास में दूसरी वैल्यूज़ हैं, इस दूसरी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो रहा है, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है 4। इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमें पता है चूंकि आदर्श गैस के लिए क्या होता है, DE डेल E अपॉन डेल V
कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब देखिए अगर हमने इस वैल्यू के लिए हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होती है तो 0। तो हमारे पास में समीकरण क्या बन जाएगा, म्यू JT इज इक्वल टू -1/CP डेल PV अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये होगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 आ रही है, इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर क्या है कि आदर्श गैस के लिए PV स्थिर होता है। आदर्श गैस के लिए PV स्थिर रहता है, PV स्थिर रहता है, यानी कि डेल PV अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब इसकी वैल्यू भी 0 हो गई तो ओवरऑल जो हमारे पास में म्यू जेटी जो है हमारे पास में ओवरऑल जो म्यू जेटी हमारे पास में बन रहा है वो म्यू जेटी क्या हो जाएगा हमारे पास में ओवरऑल म्यू जेटी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये होगी समीकरण नंबर 6। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में आदर्श गैस के लिए जो हमारे पास जूल थॉम्सन गुणांक होता है वो जूल थॉम्सन गुणांक 0 होता है हमेशा। आदर्श गैस के में वांडरवाल जो फोर्सेस होते हैं उनका मान नगण्य होता है, इसलिए वांडरवाल फोर्सेस को जब मान ही नगण्य वांडरवाल फोर्सेस है ही नहीं तो उनको हटाने के लिए एनर्जी का व्यय भी नहीं होता है। तो जो आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉम्सन प्रभाव होता है वो 0 होता है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और सिंपली जैसे जैसे आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है जूल थॉम्सन प्रभाव, कब जैसे भी कोई गैसेज हैं वो आदर्श व्यवहार की तरफ मूव करने लग जाती हैं तो उसके अंदर जो जूल थॉम्सन प्रभाव है या जूल थॉम्सन प्रभाव के जो कोफिशिएंट्स हैं या जो वैल्यूज हैं वो उनका प्रभाव जो होता है उसके मान क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, क्योंकि आदर्श गैस के लिए तो हमेशा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कितना आता है 0 आता है। ये तो बात थी हमारी आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले हम जूल थॉम्सन की जो ब्रीफली जो छोटी छोटी चीजें हैं जूल थॉम्सन गुणांक के बारे में वो हम बात कर लेते हैं। जो जूल थॉम्सन गुणांक के हमारे पास में आ रहे हैं, देखो जूल थॉम्सन गुणांक की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है एंथैल्पी, दूसरा आता है टेम्परेचर और तीसरा आता है प्रेशर। इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द ही हमारा जूल थॉम्सन गुणांक मूव करता रहता है। वास्तविक गैस हो चाहे आदर्श गैस हो, इन दोनों के अंदर ही हमारा जो जूल थॉम्सन गुणांक है उसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ अलग अलग आती है। तो देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है जूल थॉम्सन गुणांक के अंदर वो एंथैल्पी है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। तो एंथैल्पी के अंदर चेंजेस होने के अकॉर्डिंग तो हमने आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की हमने बात कर ली है। अब हम वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक एवं व्युत्क्रम ताप की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें व्युत्क्रम ताप की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इसके अंदर वांडरवाल फोर्सेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो जूल थॉम्सन गुणांक जो वास्तविक गैसों के लिए है उसमें हमें वांडरवाल फोर्सेस या वांडरवाल जो हमारा गैस नियतांक या गैस समीकरण है वो हमारा यूज होता है। इस वांडरवाल गैस समीकरण से हम पूरी इक्वेशन बनाएंगे और कैसे हमारी डेरिवेशन स्टार्टअप होती है, कहाँ तक एंड होती है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।